जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग आर ओ एग्ज़ाम के लिए इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हैं। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पूरा मौर्य काल और मरणोत्तर काल को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसको आप पूरा अच्छे से देखिएगा और ज़रूरत लगे तो आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसके नोट्स हमें नहीं बनाने हैं तो आप इसका नोट्स प्राप्त भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना होगा, वहाँ से आपको ये नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत बेहतर क्लास है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास में आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता, जैन बौद्ध, वैदिक और मौर्योत्तर काल और मौर्य काल, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा और हमें किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अभी हम लोग आर ओ का बैच चला रहे हैं। तो आर ओ के बैच में आप ये जो इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, जिसमें क्लास नोट्स का ही आपको यहाँ पे दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जा कर के मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे पूरा इसका बैच चलाया जा रहा है, तो वहाँ से आप इसका नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो आप आसानी से क्या करिए कि इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखिए, इससे पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया है। इस प्राचीन भारत के इतिहास में ही आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ पे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दी, वैदिक सभ्यता पढ़ा दी, इसके बाद महाजनपद पढ़ा दिया। अब महाजनपद के बाद आता है मौर्य काल। ऊपर आपको यहाँ पे हमको प्रागैतिहासिक काल था, तो प्रागैतिहासिक काल हमने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ये सीरियल से आपको पढ़ाए हैं। जहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़्यादा है, उन चीज़ों को हम ज़्यादा कवर कर रहे हैं। तो चलिए, इसको हम लोग मौर्य और मरणोत्तर काल को यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौर्य और मरणोत्तर काल में कौन सी चीज़ें किस तरीके से हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि छठी शताब्दी में पूर्वी भारत में एकीकरण का दौर चल रहा था, जब पश्चिमोत्तर भारत में विकेंद्रीकरण और राजनीतिक स्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। राजनीतिक दुर्बलता और अराजकता ने विदेशी आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसे भारत में विदेशी आक्रमण हुए। अब क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछता है कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनका सीक्वेंस क्या रहा है। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये जो भारत में विदेशी आक्रमण हुए तो उनका सीक्वेंस भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे ईरानी आक्रमण हुए, फिर यूनानी हुए, उन्हीं को ग्रीक कहा जाता है, ईरानियों को पार्शियन कहा जाता है, फिर हिंद हुए, ठीक है, फिर शक हुए, फिर हिंद पार्थियन हुए, फिर कुषाण हुए, फिर हुडो, फिर अरब, फिर गजनवी का हुआ, फिर मोहम्मद गोरी का, फिर मुगल और अफगान का हुए, फिर अहमद शाह अब्दाली का भारत में आक्रमण हुआ। तो ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को आपको दिमाग में रखना होगा और इसी तरीके से इन चीज़ों को हमें पढ़ना होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग ईरानी आक्रमण भी देखेंगे, ठीक है, यूनानी आक्रमण भी देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे उसी कदम से आगे बढ़ते हुए मौर्य काल और मरणोत्तर काल को यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, नोट्स को बड़ा डीप बनाया गया है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को रखा गया है। यहाँ पे कंटेंट में किसी भी तरीके से कमी नहीं करी गई है कि आपके एग्जाम से इससे बाहर चला जाए। तो आप इन चीज़ों के लिए निश्चिंत रहिए और अच्छे से इन चीज़ों को पढ़िए। देखिए, अब हम लोग ईरानी आक्रमण पढ़ रहे हैं। तो ईरानी आक्रमण में हम लोगों को देखना है कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी जो हुआ था वो किस वंश का हुआ था। तो हकमनी वंश का। किसका था? तो हकमनी वंश का। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय को माना जाता है। हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय को माना जाता है। साइरस द्वितीय ने ही भारत में पहली बार आक्रमण किया, लेकिन वो क्या हो गया? असफल रहा। फिर इसके बाद जो ईरानी का ही आक्रमण पड़ रहे हैं, हकमनी वंश का, तो साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया, लेकिन वो असफल रहा। इसके बाद क्या हुआ कि प्रथम सफल आक्रमण जो किया था वो डेरियस प्रथम ने किया था। इसी को दारा प्रथम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसी को दारा प्रथम के नाम से जानते हैं। 1516 में गांधार और कंबोज पर विजय किसने प्राप्त करी थी? तो डेरियस प्रथम ने। डेरियस ने अपने राज्य में 23 प्रांतों को विभक्त किया था, अपने राज्य को, जिसमें शासकों को क्षत्रप कहा जाता था, ठीक है। जिनके जो शासक हुआ करते थे उनको क्षत्रप कहा जाता है। डेरियस प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो डेरियस प्रथम का जो उत्तराधिकारी था
एक मिनट, डेरियस प्रथम का जो उत्तराधिकारी था, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा है, ब्रहयोस है। यहाँ पे जो है डेरियस प्रथम का जो उत्तराधिकारी था वो ब्रहयोस था, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ब्रहयोस था। तो डेरियस प्रथम का उत्तराधिकारी ब्रहयोस था। यहाँ पे भी है, ब्रहयोस ने सेना में भारतीय सैनिकों को नियुक्त किया था। इसने भारतीय देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी। इसने भारतीय सैनिकों की पूजा भी बंद, ईरान के प्रधान देवता और मजदा और प्रकृति की पूजा करने का आदेश दिया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो डेरियस तृतीय था। देखो, जो ईरानी आक्रमण हुए थे उसमें आपको कुछ ही पॉइंट याद करने हैं। जैसे प्रथम आक्रमण किसने किया, जो प्रथम ईरानी आक्रमण हुए किस वंश का था, तो किसका था, हकमनी वंश का। संस्थापक कौन था, साइरस द्वितीय था। सफल आक्रमण, पहली बार आक्रमण किसने किया, साइरस द्वितीय, लेकिन वो असफल हो गया। फिर आक्रमण किसने किया, तो फिर आक्रमण किया डेरियस प्रथम, इसी को दारा कहा गया। इसका उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका उत्तराधिकारी ब्रहयोस था। ठीक है, इस तरीके से आपको उन चीजों को पढ़ना है। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो डेरियस तृतीय था। वंश का अंतिम शासक कौन था, डेरियस तृतीय था। डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश को भारत से अंत कर दिया गया था। सिकंदर ने डेरियस तृतीय को पराजित किया था और उसी से हकमनी वंश की यहाँ पे समाप्ति हो जाती है। ठीक है, भारत और ईरान का संपर्क 200 सालों तक बना रहा। ईरान आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार को बढ़ावा मिलता रहा। अब हम लोग देखते हैं, देखिए आपने ऊपर क्या पढ़ा, ईरानी आक्रमण। अब हम लोग पढ़ते हैं यूनानी आक्रमण। इसी में आपको देखने को मिलेगा किसका आक्रमण, सिकंदर का। तो यूनानी आक्रमण में हम लोग देखते हैं, सिकंदर से क्वेश्चन भी आता है। यूनानी आक्रमण का नेतृत्व सिकंदर ने किया था। सिकंदर यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। देखिए, अगर वीडियो की स्पीड कम लगे तो वीडियो को बढ़ा लीजिएगा, 1.5 में लगा लीजिए, 2 में लगा लीजिए, लेकिन उसको 2x 1.5x में लगा करके आप स्पीड से उसको सुनिए। ठीक है, इसका नोट्स आप टेलीग्राम में पेड बैच में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आसानी से पढ़ते रहिए। जो लोग नहीं नोट्स प्राप्त करेंगे या फिर नोट्स उनको ज़रूरत नहीं है तो वो अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा करके आप इसका नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, सिकंदर यूनान के राजा फिलिप का पुत्र था। सिकंदर का मूल नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर था। अलेक्जेंडर इसका मूल नाम था और ये किसका पुत्र था, तो फिलिप का, राजा फिलिप का पुत्र था। इसका जन्म मैसेडोनिया में 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके जो पिता की मृत्यु के पश्चात इसी 20 वर्ष की आयु में ही सिकंदर राजगद्दी पे बैठ गया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं। देखिए, यहाँ पे 3-4 पॉइंट निकल के आते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। घोड़े का नाम क्या था, तो ब्रुसफेल्स था। और काबुल में सिकंदरिया नगर की स्थापना किसने करी थी, सिकंदर ने करी थी। 4 पॉइंट आपको यहाँ पे 5 याद रखनी है कि किसका पुत्र था, राजा फिलिप का। इसका नाम क्या था, तो अलेक्जेंडर। ठीक है, ये किस नगर की काबुल में स्थापना की, तो सिकंदरिया नगर की। इसके गुरु का नाम क्या था, तो अरस्तु था। इनकी जो प्रिय पत्नी का नाम रुखसाना था। ठीक है, तो इतने 4-5 पॉइंट आपको, देखो जब आप कंटेंट पढ़ रहे होगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं। सिकंदर ने एक युद्ध लड़ा था जिसको कहा जाता है वितस्ता का युद्ध या हाइडेस पीस का युद्ध कहा जाता है। तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक पोरस से सिकंदर का मुकाबला हुआ। यह मुकाबला झेलम और चिनाब नदी के बीच में हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछता है कहाँ पे हुआ था, तो झेलम और चिनाब नदी के किसके बीच में हुआ था, तो पोरस के संपर्क से हुआ था। सिकंदर वर्सेस पोरस से हुआ था। नदी कौन सी थी, तो झेलम और चिनाब। राजा पोरस ने बहादुरी से युद्ध का सामना किया लेकिन वो परास्त हो जाते हैं। सिकंदर ने राजा पोरस को बहादुरी से प्रभावित होकर उनका राज्य वापस करते हैं। जब सिकंदर भारत से जा रहा होता है तो इसने क्या किया था कि पोरस से प्रभावित हुआ था कि उसने युद्ध बहुत बेहतर ढंग से लड़ा था। हालांकि वो असफल रहा, लेकिन युद्ध बहुत बेहतर ढंग से लड़ने की वजह से सिकंदर ने क्या किया था, उसका जो राज्य था उसको वापस कर दिया था। ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने 326 ईस्वी में वापस झेलम पर पहुंचा। ब्यास और झेलम के बीच का जीता हुआ क्षेत्र उसने पुरुराज को दिया था। अब देखिए, ब्यास और झेलम के बीच का क्षेत्र किसको दिया, पुरुराज को। और झेलम और चिनाब के क्षेत्र के बीच किसका दिया, तो पोरस को दिया। ठीक है, झेलम और सिंध के बीच का जीता हुआ क्षेत्र किसको दिया, गंधार राजा अंभी को दिया था। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो इन चीजों को आप याद रखिए। झेलम और सिंध के बीच का क्षेत्र किसको दिया, गंधार राजा अंभी को दिया था। ब्यास और झेलम के बीच का किसका दिया था, तो पुरुराज को दिया था। ठीक है, झेलम और चिनाब के बीच में तो पोरस को दिया था। ये आप अंडरलाइन करते चलिएगा अपने नोट्स में, या फिर नोट डाउन करना हो तो उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिंध के पश्चिम के भारतीय प्रदेश यूनानी सेनापति फिलिप्स
को दे दिए थे। उत्तरी सिंध ने सिकंदर के मुशिक नोई नामक जनपद को हराया था। ठीक है, सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंचकर उसने अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया था। एक जो उसका सेना दो भागों में बटी थी, तो एक जो सेना थी, एक भाग था सेना का, वो समुद्र रास्ते से गया था और एक स्थल रास्ते से गया था। तो जो समुद्र रास्ते से गया था उसका नेतृत्व सेनापति नियार्कस ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो समुद्र मार्ग का मतलब जहाज का जो कैप्टन था उसका नेतृत्व किसने किया था, जहाज का नेतृत्व किसने किया था उस सेना का, तो नियार्कस ने किया था। स्थल का मार्ग का नेतृत्व स्वयं सिकंदर ने किया था। रास्ते में ही 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से सिकंदर के बारे में 3-4 पॉइंट बनते हैं, वो आपको अच्छे से याद रखना है। बताया आपको कि उसका नेतृत्व किसने किया था, स्थल भाग का किसने किया, जल भाग का किसने किया, इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, इसके पिताजी का नाम क्या था, और ये जो वितस्ता का युद्ध हुआ तो किसके बीच में हुआ था, कौन सा क्षेत्र किसको दिया था, सिंधु झेलम के बीच का, चिनाब और झेलम के बीच में, सिंधु और ब्यास के बीच का क्षेत्र किसको दिया। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद करते हुए चलिएगा। अब देखिए सिकंदर के बाद आता है मगध का उत्कर्ष। तो मगध के उत्कर्ष से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, यहीं पे आपको बताया जाता है कि ये जो वंश थे मगध के अंतर्गत, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, तो इनको किस तरीके से इनसे क्वेश्चन पूछता है, इन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ना होता है। तो चलिए मगध वंश का उत्कर्ष के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं कि मगध प्राचीन 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में एक था, और ये जानते हैं कि मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, आधुनिक पटना और गया का जो जिला है वो मगध के क्षेत्र में आता है। अभी इस नाम से बिहार में एक मंडल है, मगध मंडल। ठीक है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। तो मगध से रिलेटेड जितनी जानकारी है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में से एक था। यह दक्षिण बिहार में स्थित था, जो बाद में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बना। तो उन जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। ठीक है, तो मगध आज बिहार में है। ठीक है, अथर्ववेद में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसकी सीमा में उत्तर में गंगा नदी, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूर्व में चंपा और पश्चिम में सोन नदी का विस्तार है। मगध का संस्थापक था वो बृहदत्त था। तो हमने 4-5 चीज़ें यहाँ समझी कि मगध अभी कहाँ पे है, तो ये 16 महाजनपदों में एक है। और महाजनपदों के बारे में जानकारी हमको कहाँ मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय जैन और बौद्ध ग्रंथ है, तो इनसे हमें जानकारी मिलती है महाजनपदों की। महाजनपदों का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसको डिटेल में आप देख लीजिएगा। ठीक है, मगध का संस्थापक कौन था, तो बृहदत्त था। अब मगध के उत्कर्ष के कारणों में देखा जाए, मगध का जो उदय हुआ उसके कारणों में आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारण थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि मगध में वंशों का क्रम, क्योंकि क्वेश्चन आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक कारणों से आपके प्री में नहीं आता है। ठीक है, वो पीसीएस के मेंस में लिखने के लिए आता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। अब हमें आगे देखना है कि मगध में वंशों का क्रम अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले देखेंगे हर्यक वंश, फिर देखेंगे शिशुनाग वंश, फिर देखेंगे नंद वंश, फिर देखेंगे मौर्य वंश। तो ये वो वंश हैं जो मगध के उत्कर्ष के मगध में वंशों का क्रम है ये। ठीक है, तो मगध में कुल इतने वंश देखने को मिलते हैं। अब इनमें से हमें हर्यक वंश में जैसे जो राजा हुए बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और दशक, तो क्या इन सब के बारे में पढ़ना है? नहीं, जिनसे क्वेश्चन पूछता उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। शिशुनाग वंश में शिशुनाग, कालाशोक, क्षोमवर्धन, क्षत्रोजस, नंदिवर्धन, तो इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं के बारे में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नंद वंश में महापद्मानंद, पंडुक नंद, ये हमने इस वजह से लिख दिए हैं ताकि आप अगर पढ़ो, इसको नोट्स बनाओ, तो एक सीक्वेंस से आपको ये एक आइडिया होना चाहिए कि नहीं इतने राजा हुए और उनका कालक्रम कुछ इस तरीके से था, इसके पीछे ये हुए, फिर ये हुए, फिर ये हुए, इस तरीके से आप इनको पढ़ पाओगे। ठीक है, फिर कौन थे, तो भूपपाल नंद थे, फिर राष्ट्रपाल थे, फिर योगी साड़क थे, फिर 10 सिद्धक थे, फिर कैवर्त थे और घनानंद थे। तो घनानंद और कैवर्त ये याद रखिएगा, ऊपर का महापद्मानंद याद रखिएगा, बीच के जो ये राजा लिखे हैं ना इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो ये आप परेशान न होइएगा। ठीक है, अब मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा तो मौर्य वंश बड़ा था। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, देखो यहाँ पे बिंदुसार है और यहाँ पे बिंबसार है, बहुत लोग यहाँ पे उनको डाउट हो जाता है,
तो वो हर्यक वंश में बिंबिसार था, यहाँ पे बिंदुसार है। फिर अशोक, राजा अशोक के बारे में आपने कहानियां सुनी होंगी, तो वही राजा अशोक हैं। कुणाल, दशरथ, संप्रति और शाल्कशुक और देववर्मन। ठीक है, तो इतने राजा हुए थे किसमें, और फिर लास्ट में है बृहदत्त। तो इतने राजा हुए किसमें, पूरे जो मगध वंश का कालक्रम है, इतने राजा मौर्य वंश में हमने देखे। तो हमने बताया था मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त। देखो यहाँ से आप ये याद कर सकते हो, इसका पहला शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था। पहला शासक कौन था, अंतिम शासक। पहला शासक, अंतिम शासक, पहला शासक, अंतिम शासक। तो ये भी एक सीक्वेंस में आप चीज़ों को तैयार कर पाओगे। अब हम लोग एक एक वंश के बारे में कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हर्यक वंश में हम लोग देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे बिंबिसार के बाद अजातशत्रु है, तो अजातशत्रु से क्वेश्चन आता है, तो अजातशत्रु के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो हर्यक वंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले हम लोग लेते हैं कि हर्यक वंश इंपॉर्टेंट क्यों था। तो देखिए, मगध का प्रथम वंश तो जो था मगध साम्राज्य का, वो था हर्यक वंश। ये आपने ऊपर पढ़ा ना। आप देखिए, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो आप भी किसी को समझा सको, पढ़ा सको। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मगध वंश में यही है, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य वंश। अब हर्यक वंश में हमें पढ़ना, तो हर्यक वंश में पहला है बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडा और दशक। तो पहला शासक बिंबिसार है, अंतिम शासक दशक है। तो हर्यक वंश में जो इंपॉर्टेंट शासक है उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, तो हर्यक वंश में मगध का प्रथम वंश है, तथा इसे पितृहंसा वंश के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि जो पहला शासक था, तो उसके बाद बेटा उसकी अपने पिता की हत्या कर देता है, फिर अगला बेटा अपने फिर पिता की हत्या कर देता है। तो इस वजह से जो पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि बेटा ही अपने पापा को मारता है, फिर गद्दी पे बैठता है, फिर उसका बेटा उसके पापा को मारता है, फिर उसका बेटा उसके पापा को मारता है, गद्दी में बैठता है। तो इस वजह से जो पितृहंता वंश की उपाधि दी गई है। संस्थापक इसका बिंबिसार था, हमने बताया ना ऊपर, पहला शासक बिंबिसार है। ठीक है, राजगृह को इसने राजधानी बनाई थी। किसको राजधानी बनाई थी, राजगृह को। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है कि राजगृह को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो बिंबिसार ने बनाई थी। साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक परंपरा को इसने आगे बढ़ाया था। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध राजवैद्य थे जिसका नाम था जीवक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे आपको बताते जा रहे हैं। बुद्ध एवं अवंती के राजा प्रघोत की सेवा में इन्हें भेजा गया था। तो ये भी पूछता है, जो जीवक थे उनको कहाँ पे भेजा गया था, तो अवंती के राजा प्रघोत की सेवा में इनको भेजा गया था। इनका जो विवाह हुआ था महाकौशला, कौशल के राजकुमारी चेलना, वैशाली और क्षेमा, मध्य पंजाब से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसी के अंतर्गत अजात शत्रु के बारे में। अजात शत्रु से क्वेश्चन पूछता है, तो अजात शत्रु के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है। अपने 492 बीसी में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके, हमने बताया ना अजात शत्रु क्या है, बिंबिसार ऊपर है, फिर अजात शत्रु है। ठीक है, तो अजात शत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दी और फिर वो गद्दी में बैठ गया। इसने वैशाली तथा काशी को जीतकर अपने साम्राज्य में साम्राज्य का अंग बना लिया था। यानी कि इसने क्या किया था, हर्यक वंश में, यानी मगध वाले ही क्षेत्र में, हर्यक वंश किसके अंतर्गत है, मगध। तो मगध में इसने क्या किया था, अजातशत्रु ने वैशाली और काशी को जीता था। किसको, वैशाली और काशी को। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वैशाली और काशी को जीता था इसने। बुद्ध का महापरिनिर्वाण इसी के शासनकाल में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था तो किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसी के शासनकाल में हुए थे। पहली बौद्ध संगति भी इसी के शासनकाल में हुई थी। हमने आपको बौद्ध संगति का एक ट्रिक भी बताया था, आका आका। ठीक है, ये इस तरीके से हमने बताया था। तो आप जाकर के बुद्ध वाला भी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को बताया गया। उदयन के बारे में क्वेश्चन आता है, तो इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर गद्दी में बैठा था। इसी वजह से इसे पितृ हत्या वंश कहा गया था। ये सब पिता की हत्या करके गद्दी में बैठते थे, फिर उसका बेटा उसकी हत्या करता था, फिर उसका बेटा, इस वजह से। गंगा, सोन तथा गंडक के संगम पाटलिपुत्र नगर की स्थापना तथा उसे राजधानी बनाई थी। राजगिरी को राजधानी किसने बनाई थी, तो बिंबिसार ने बनाई थी। किसने, बिंबिसार ने। फिर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने करी और इसने उसको राजधानी बनाई। किसने, उदयन ने राजधानी बनाई। तो इससे क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से हमने इन चीजों को मेंशन किया है। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। अगला वंश हमारा क्या है, यहां से हमने देख लिया। हमें चीजें आपको इस तरीके से बतानी है कि आप किसी भी तरीके से सस्पेंस में न रहो। ये हमने क्लियर कर दिया। बिंबिसार आपने थोड़ा सा पढ़ा, अजातशत्रु और उदयन, बाकी से क्वेश्चन नहीं आता। अब हम लोग शिशुनाग वंश पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग कालाशोक से क्वेश्चन आता है। फिर हम लोग नंद वंश पढ़ेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं।
अब देखिए शिशुनाग वंश, इसमें शिशुनाग वंश के बारे में अगर देखा जाए तो शिशुनाग वंश के बारे में, इसकी जो संस्थापक था शिशुनाग था, राजधानी इसने वैशाली बनाई थी। क्या बनाई थी? वैशाली बनाई थी। ठीक है, प्रारंभ में यह मंत्री के पद पे था, बाद में यह राजा बन गया था। शिशुनाग ने अवंती से युद्ध कर इसे मगध में मिला लिया था। अभी हमने ऊपर आपको ये बात बताई कि अवंती से युद्ध करके इसने मगध में मिलाया। अभी हमने आपको बताया कि किसने हर्यक वंश में जब आप पढ़ रहे थे तो वैशाली और काशी को जीत करके, वैशाली और काशी को किसने मिला था? अजातशत्रु ने। और अवंत के बारे में तो शिशुनाग का पुत्र कालाशोक पिता के बाद राजा बना था। इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र बनाई थी। वैशाली से राजधानी फिर क्या कन्वर्ट हो गई? पाटलिपुत्र। तो इन्हीं से क्वेश्चन तो पूछता है जहां से सस्पेंस क्रिएट होता है। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंदवंश। तो नंदवंश से क्वेश्चन आते हैं, तो नंदवंश में हम लोग पढ़ते हैं। नंदवंश में देखते हैं संस्थापक इसका कौन था? महापद्मानंद था। भारत का प्रथम शासक जिसने एकराट की उपाधि हासिल करी। एकराट की उपाधि किसने हासिल करी थी? तो महापद्मानंद था। पुराणों में महापद्मानंद परशुराम का दूसरा अवतार माना जाता है। ठीक है, इसने कलिंग जीता। इसने कलिंग से जैन यानी जिन सेन की मूर्ति को मगध लाया था। कौन लाया था? तो महापद्मानंद ने ही कलिंग जीता था। वहां से इसने क्या करा था कि जो जैन की मूर्ति थी उसको मगध ले आया था। ये कलिंग में इसने एक नहर खुदवाई थी। प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख, खारवेल जो राजा थे तो उसमें हाथी गुफा अभिलेख है, वहां से इस चीज का प्रमाण मिलता है कि इसने एक नहर भी खुदवाई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नंदवंश से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकराट की उपाधि किसको मिली? महापद्मानंद को मिली। पुराणों में उल्लेख जो परशुराम के बराबर दर्जा दिया गया, अवतार माना गया, वो किसको? महापद्मानंद को। कलिंग से जो युद्ध जीता था, फिर जैन की मूर्ति लेकर के मगध कौन आया था? तो महापद्मानंद आया था। नहर खुदवाई थी तो किसने? महापद्मानंद। वर्णन कहाँ मिलता है? तो खारवेल राजा हाथी गुफा जो अभिलेख है उसमें मिलता है। ये खारवेल राजा के संबंधित है। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में हुआ था, ये आपको पता है। अब देखो, हमने एक तरफ लिख रखे हैं राजवंश, एक तरफ शासक, तो इससे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी हमको देख लेना है। जैसे हर्यक वंश के शासक कौन था? तो बिंबिसार था। नंद वंश का तो महापद्मानंद था। मौर्य वंश का तो चंद्रगुप्त मौर्य था। गुप्त वंश का तो श्रीगुप्त था। पाल वंश का तो गोपाल था। पल्लव वंश का सिंह विष्णु था। राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग था। चालुक्य का और वातापी वंश का पुलकेशिन प्रथम था। तो ये हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को स्टॉप करके इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब मौर्य वंश। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। नंद वंश में हमने कहा था आपसे क्वेश्चन महापद्मानंद से आता है। ठीक है, तो नंद वंश हमने पढ़ा, शिशुनाग वंश पढ़ा, हर्यक वंश। मौर्य वंश को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग मौर्य वंश। चलिए तो मौर्य वंश देखते हैं। तो मौर्य वंश के बारे में, तो मौर्य वंश नंद वंश का अंतिम राजा मौर्य वंश जो था, नंद वंश का अंतिम राजा जो कौन था? घनानंद। तो घनानंद को हराकर अपने अस्तित्व में आया था। मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एवं महान राजवंश था। यह साम्राज्य पूर्व में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। यह 52 लाख वर्ग मीटर में फैला था। तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। इस वंश की जानकारी और स्रोत, इसको थोड़ा सा हमने कहा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसको डिटेल में ही हम लोगों को देखना है। इस वंश की जो जानकारी मिलती है, तो देखो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक। साहित्यिक में अर्थशास्त्र में चाणक्य और कौटिल्य के द्वारा इंडिका, मेगास्थनीज, यूनानी। देखो जो साहित्यिक स्रोत में, तो अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा, उसी को कौटिल्य कहा जाता है। इंडिका किसने लिखा है? मेगास्थनी, ये यूनानी थे। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। तो ये जो 3 किताबें हैं, इनसे हमें ये पता चलता है मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। पुराण, बौद्ध और जैन ग्रंथों तो बात ही अलग है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र ये चाणक्य की है, इंडिका मेगास्थनीज की है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। ठीक है, तो इन पुस्तकों से हमें जानकारी। पुरातत्व में देखा जाए, पुरातात्विक शास्त्र में, तो अशोक के जो शिलालेख थे,
भवन, स्तूप, गुफा, मृदभांड द्वारा। अशोक के शिलालेखों से भी मिलता है, भवन से भी मिलता है, स्तूप से भी मिलता है, गुफा लेख से भी मिलता है, मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के बर्तनों में भी इन चीज़ों को चिन्हित करा गया था, तो वहाँ से भी हमें इसकी जानकारी मिलती है, और जूनागढ़ अभिलेख से भी जानकारी मिलती है। स्थापना की बात करें तो नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इसका एक सीरियल भी आया करता था, घनानंद करके सीरियल आया करता था, तो उसकी अगर आपने स्टोरी देखी होगी तो वहाँ पे इन चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका गुरु कौन था? तो चाणक्य था। इसका कार्यकाल 322 बीसी से 185 बीसी है। देखिए, अगर आपको ये कंप्लीट पूरा आर का बैच चाहिए, ठीक है, तो आप नीचे टेलीग्राम का ग्रुप लिंक लगा है, तो वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपको डिटेल में इसके जो नोट्स हैं वो डाल दिए गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अगर बैच आपको ज्वाइन करना हो तो आप बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे इसके कुछ नोट्स पढ़े हैं तो आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इतिहास के पढ़े हैं, पॉलिटी के पढ़े हैं, यूपी के पढ़े हैं, हिंदी के कुछ नोट्स पढ़े हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। बौद्ध जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा जाता है, जबकि मुद्रा राक्षस पुराण में इसे शूद्र कहा जाता है। तो यानी कि अब यहीं पे सस्पेंस था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो क्षत्रिय वंशज में जन्म उसने लिया था कि या शूद्र वंशज में जन्म लिया था। तो जबकि मुद्रा राक्षस और पुराण थे ये बताते हैं कि शूद्र था, जबकि जो बौद्ध और जैन ग्रंथ है वो बताते हैं कि यह क्षत्रिय था। जस्ट यही है, चंद्रगुप्त मौर्य वही चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, ठीक है। इसे भारत का एकीकरण के रूप में देखा गया है। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से भी युद्ध हुआ था। जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार इसके पास 6 लाख सेना थी, इसी की मदद से पूरे भारत को इसने रौंद डाला था। 500 हाथी दान भी दिए गए थे सेल्यूकस निकेटर को। हेलेना का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। हेलेना का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। जस्टिन ने लिखा है कि जस्टिन ने लिखा है सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का वर्णन। मतलब जस्टिन एक लेखक है, तो उन्होंने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के भेंट के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रेरित थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से प्रेरित था। 298 बीसी में श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा इसने प्राण त्याग दिए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बिंदुसार। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऊपर हमने हर्यक वंश में बिंबसार बताया था, जबकि यहाँ पे है बिंदुसार। चलिए तो बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनका कालक्रम क्या है? 298 बीसी से 273 बीसी है। इनका अन्य नाम क्या था? तो अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक। इन्हीं को सिंह सेन जैन ग्रंथ में उनको कहा गया है, सिंह सेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो किसमें? जैन ग्रंथों में। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहले में अपने पुत्र सुसीम को भेजा, दूसरे में अशोक को भेजा था। किसने? बिंदुसार। तो अशोक किसका बेटा था? तो बिंदुसार का बेटा था। सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें इसने मांग करी थी, ठीक है, एक पत्र के द्वारा। एक सूखे अंजीर, दूसरी अंगूरी शराब, तीसरी दार्शनिक, ठीक है। मिस्र के राजा डालमी सेकंड फिलाडेल्फ ने अपने यहाँ से डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो डायनोसियस नामक राजा आया था, ठीक है। कहाँ से? तो मिस्र से आया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अशोक के बारे में। तो कार्यकाल इसका कितना था? देखिए जितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिर्फ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि किसके दरबार में आया था? इसके दरबार में तो डायनोसियस है। इसका दूसरा नाम क्या था? इसके 2 पुत्र कौन से थे? ठीक है। तो ये चीजें इनसे पूछी जाती हैं। अब देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक राजा कब बना था? तो 269 बीसी में राजा बना। राजा बनने से पहले वह
अवंती क्षेत्र का राज्यपाल था। अन्य नाम इसके मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक का जो नाम था, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक नाम, देव नाम, प्रिय और प्रिय प्रदर्शनी, ये इसके नाम दिखाए जाते हैं। 261 BC यानी 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध के, जिसके बाद उसने युद्ध ना करने का वचन लिया था और धम्म मार्ग का अपनाया था। यानी कि जो कलिंग युद्ध हुआ था 9 वर्ष में, और कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो अशोक के जो 13वां अभिलेख है, अशोक के टोटल 14 अभिलेख है, हमें नीचे बताएंगे। 14 अभिलेखों में जो 13वां अभिलेख है, तो 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। तो कलिंग में युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था कि अशोक का मन वहीं से विंचित हो गया था। उसने वहां से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ले ली थी, और उसने फिर कभी जीवन में युद्ध नहीं किया, और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अंतिम जो शासक था तो बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो सेनापति था। अब देखो, यहां से अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से चीज़ें हमें पढ़नी होंगी। ठीक है। अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्न वर्ग में किया गया है। एक होता है शिलालेख, एक होता है स्तंभ लेख, एक होता है गुहा लेख। ठीक है। तो इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो जो शिलालेख थे यहाँ पे निकल के आते हैं, हम लोग देखते हैं दीर्घ और लघु को मिला लिया जाए तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, 16। कितनी हो जाती है, 16। अभिलेख में स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में दीर्घ थे कुछ, ठीक है, और कुछ लघु स्तंभ लेख थे। इनकी संख्या कितनी थी, 7। ठीक है। आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। और कुछ गुहा लेख थे। ठीक है। वो आपको कतई नहीं याद करना है कि वो आप याद करने बैठ जाए। ये तो अभी आपको बता रहे हैं कि शिलालेख और स्तंभ लेख और गुहा लेख प्राप्त हुए थे। ठीक है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी और आरमाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते थे। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख जो थे वो प्राकृतिक भाषा यानी पाली भाषा में थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख थे वो किस भाषा में है, तो प्राकृतिक यानी पाली भाषा में है। ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ब्राह्मणी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो ब्राह्मणी बाएं से दाएं। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ब्राह्मणी बा से बाएं, ठीक, बाएं से दाएं, ब्राह्मणी बा से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं। ठीक है। एक को याद कर लोगे, दूसरा उसी का अपोजिट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दीर्घ अभिलेख में जो 14 अभिलेख हमने बताया दीर्घ अभिलेख में, वो ये दिए गए हैं टोटल 14। इसमें पशु, पहले अभिलेख जो अशोक का था उसमें पशु बलि, दूसरे में समाज कल्याण, मनुष्य एवं पशु चिकित्सा। ठीक है। इस तरीके से आप इन अभिलेखों को अच्छे से देख लो। ठीक है। इनमें से जो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है, पहला अभिलेख पूछा जाता है 13वां और 14वां अभिलेख पूछा जाता है। पहला, फिर 13 कलिंग युद्ध का, और 14, ठीक है, धम्म वाला भी कभी पूछे जाए कि धम्म की व्याख्या किसमें है, तो ये है। तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। इसको फिर कॉपी में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिख रखा है 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के प्रमुख जो शिलालेख थे, जैसे शिलालेखों में से क्या चीज़ें थी, तो जैसे ये मैच कराने के लिए ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो मैच कराने के लिए आप इसको अच्छे से याद करिएगा। जैसे ये लोकेशन दे दी गई है कि जो कालसी शिलालेख है वो देहरादून जिले में उत्तराखंड में है, गिरनार गुजरात में है जूनागढ़ में, एराईगुड्डी करनूल कर्नाटक में है, सुपारा ठाणे महाराष्ट्र में है, जौगढ़ गांजम उड़ीसा में है, धौली पुरी उड़ीसा में है, शहबाजगढ़ी मर्दान अफगानिस्तान में है, मानसेरा पाकिस्तान और अफगान की सीमा पे है। तो ये पूछता भी है, तो इनको आप अच्छे से इसको याद रखिएगा। ठीक है। ज़्यादातर मैचिंग में आते हैं। और प्रमुख अभिलेखों में कुछ अभिलेख आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये जो नोट डाउन, ये जो कॉर्नर पे चीज़ लिखी है, इसको क्वेश्चन आता है, इसमें पूछता है अधिकारी एक तरफ दे देता है, दूसरी तरफ दे देता है संबंधित विभाग, तो उसको मैच कराना होता है। तो हमने बताया ये था आपसे कि मौर्य वंश से, जो मौर्योत्तर और मौर्य वंश है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो आपको ये अच्छे से इसको तैयार करना है, इसको नोट डाउन कर लो, वरना टेलीग्राम में जा करके PDF आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब लेख के बारे में अगर देखें,
हाथीगुम्बा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतम बालश्री से। प्रयाग अभिलेख समुद्रगुप्त से। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। इसी तरीके से अगर मगध साम्राज्य में जो प्रमुख राजा हुए, शासक हुए, उनसे कुछ विभाग थे और उनके कुछ अधिकारियों के नाम थे। जैसे समाहर्ता राजस्व विभाग का अधिकारी हुआ करता था। सन्निघाटा राजस्व कोष का हुआ करता था। अक्षय पटलाध्यक्ष लेखाकार हुआ करता था। सीताध्यक्ष कृषि विभाग का हुआ करता था। ठीक है, तो इस तरीके से इस चार्ट को भी आपको अच्छे से याद करना, तो स्क्रीनशॉट इसकी भी आप ले सकते हैं। चलिए, अशोक के शिलालेख में देखो जो कुछ भाषाएं मिली, जैसे प्राकृतिक भाषा है वो उसकी लिपि ब्राह्मणी है। संपूर्ण भारत में इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। ब्राह्मणी के लिए ट्रिक बताया था ना, बाएं से दाएं। ठीक है, जो यूनानी में लिखे गए थे अशोक के अभिलेख, वो खरोष्टी लिपि थी। ठीक है, ये भारत में दाएं से बाएं लिखी गई। पश्चिमोत्तर में जो भारत में दाएं से बाएं लिखी गई खरोष्टी। आरमाइक जो थी, आरमाइक लिपि थी, पश्चिम और अफगानिस्तान में इसका विकास हुआ था। एक नज़र में अगर आपके पास कभी ये दिमाग में आए कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है, तो उसको यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो कि जिन अक्षरों का प्रयोग किसी भाषा को लिखने में किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरिक लिपि से लिखी है, जबकि अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि से लिखी गई है। भारत में प्रत्येक मुख्य भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जबकि यूरोप के विभिन्न भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, इटालियन को लिखने में एक ही लिपि का उपयोग किया। तो भाषा और लिपि में एक छोटा सा अंतर था जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मौर्योत्तर काल को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझने वाले हैं। तो मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मौर्योत्तर काल में मौर्य समाज के उत्तराधिकारी राज्यों को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक था देशी उत्तराधिकारी, एक था विदेशी उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत ब्राह्मण साम्राज्य का उदय हुआ। इस साम्राज्य के अंतर्गत इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक हुए, जैसे सिंह वंश, कंड वंश, आंध्र सप्ताहक वंश और वाकटक वंश। तो ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है सातवाहन वंश और वाकाटक वंश। ज़्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, तो हमको पहले समझना है शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इसका संस्थापक था अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमुत्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो इसका शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था। हत्या किसकी करी थी? तो बृहदत्त की हत्या करी थी। बृहदत्त कौन था? तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। शुंग शासकों ने विदिशा को राजधानी बनाई थी। तो राजधानी किसको बनाई? विदिशा को बनाई। इस काल में ही भगवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई थी। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी के लिए अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुई। तो किससे प्राप्त हुई? तो अयोध्या अभिलेख से प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित हैं। इसे अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, जिसका कराने का श्रेय पतंजलि को है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। पुष्यमित्र ने मिनांडर हिंदी यूनानी को पराजित किया था। तो हराया किसको था? तो हिंद यूनानी जो था मिनांडर, उसको हराया था। इसके बाद इसका पुत्र अग्निमित्र शासक बनता है। ठीक है, अग्निमित्र शासक बनता है। मालविकाग्निमित्र कालिदास की एक रचना है जिसमें मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन किया गया है। तो ये रचना किसकी है? तो ये कालिदास की रचना है। स्तूप में पाषाण यानी पत्थर की रेलिंग की शुरुआत की गई। अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। ठीक है, और मनुस्मृति की स्थापना का काल इसी काल को माना जाता है। यानी कि जो आप मनुस्मृति किताब पढ़ते हो तो शुंग वंश के ही समय की लिखी गई किताब है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखिएगा कि शुंगमित्र जो था, शुंगमित्र के बारे में हमें जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अब हम लोग कंड वंश के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की हत्या करके
उसके सचिव वासदेव ने कर्ण वंश की स्थापना करी थी। यानी किसकी हत्या करी? देवभूत की। अंतिम शासक कौन था? तो सुशुरमन था। अब साम्राज्य के केवल पाटिल पुत्र एक सीमित हो गया था। सुशुरमन को हटाकर सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना करी थी। तो स्थापना किसने करी? तो सिमुक ने इसकी स्थापना करी सातवाहन वंश की। तो अब सातवाहन वंश के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सातवाहन वंश, चलिए तो देखते हैं हम लोग सातवाहन वंश। ठीक, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। राजधानी इसने क्या बनाई थी? महाराष्ट्र को, प्रतिष्ठान को महाराष्ट्र में है उसको राजधानी बनाई थी। ठीक है, क्षेत्र कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में। इसे आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। तो ठीक है, तो हमने क्या अभी समझा कि सातवाहन वंश को ही आंध्र सातवाहन वंश के नाम से जाना जाता है। प्रमुख शासक इसका सिमुक था जो प्रथम राजा बनता है। ठीक है, गौतम पुत्र सतकर्णी को ही प्रतापी राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब सातवाहनों ने सर्वप्रथम दान देने की प्रथा चलाई थी, जिसे नाना घाट अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो नाना घाट अभिलेख में जानकारी में। सामंत व्यवस्था की शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो सातवाहन वंश से हुई थी। सातवाहनों ने सीसा, चांदी, पोटीन, कांसे आदि के सिक्के चलाए थे। तो किसने चलाए थे? सातवाहन वंशों ने चलाए थे। सातवाहन वंश संभवतः मात्र सत्तात्मक था, परंतु राजा पित सत्तात्मक हुआ करते थे। कला में कार्य चैत्र, ब्राह्मणी लिपि और अमरावती लिपि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चेदी बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। चलिए हम लोग देखते हैं चेदी वंश के बारे में। तो अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गया। तो कलिंग में चेदी वंश का जो प्रमाण मिलता है तो हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। यह हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से इस वंश के सबसे प्रतापी राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। तो चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था तो कौन था? तो खारवेल। ठीक है, इसे मगध पर आक्रमण कर जिन शीतलनाथ की मूर्ति को जीत लिया था और महापद्मानंद कलिंग से लूटकर ले गया था। वाकाटक वंश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सातवाहनों के पतन से लेकर चालुक्यों के उदय के बीच दक्कन में सबसे शक्तिशाली एवं प्रमुख राजवंश वाकाटकों का था। वाकाटकों ने 3 से 6ठी शताब्दी तक राज किया था। पुराणों के अनुसार विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश था। इसका आरंभिक राजधानी पुरिका यानी बरार में थी। ठीक है, इसमें 2 शाखाओं में विभाजन हुआ था। एक था इसका विंध्य शक्ति, दूसरा था बेसिम। यानी वाकाटक वंश के 2 भागों में बांटा गया था। एक थी विंध्य शक्ति, दूसरी थी बेसिम की शाखा। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हमने आपको ऊपर पढ़ाया था क्या? विदेशी और स्वदेशी। तो स्वदेशी के बारे में तो आपने ऊपर पढ़ लिया। अब हम लोग विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मौर्य काल के पतन के बाद मध्य एशिया में हिंद, यमन, शक और पारथियाई कुषाणों ने भारत पे आक्रमण किए तथा एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, एक बड़े क्षेत्र, तो हिंद यमन में हमें डेमेट्रियस वंश और यूकेट्राइस्ट वंश के बारे में पढ़ना होता है। शक आक्रमण, फिर पार्थियन, फिर कुषाण वंश। तो हिंद यमन के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये नहीं, ये वो वंश लिखे हैं जो विदेशी वंश हैं। अभी तक हम लोग स्वदेशी वंश पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हिंद यमन के बारे में देखते हैं। तो हिंद यमन की हिंद यूनानी ग्रीक, इंडी ग्रीक, बैक्टीरियन भी कहा जाता है इसे। तो इसके कई नाम थे, जैसे हिंद यमन को हिंद यूनानी, ग्रीक, इंडी ग्रीक या बैक्टीरिया के भी नाम से जाना जाता है। हिंद यमन मध्य एशिया के क्षेत्र में भारत की ओर प्रवेश करते हैं। इसकी राजधानी क्या थी? तो साकल थी, स्लायकोट थी इसकी राजधानी। मिनांडर भारतीय कला एवं संस्कृति से प्रेरित होकर नागसेन से बौद्ध धर्म में संबंधित प्रश्न पूछता है। इस प्रश्न उत्तर के संकलन की एक पुस्तक में मिलिंद पन्हो संकलित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, मिनांडर और नागसेन, इसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है तो कहाँ से मिलती है? तो एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो में इसको संकलित किया गया है। ठीक है, मिलिंद पन्हो में इसको संकलित किया गया है।
हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। तो किसने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे? देखिए यही वो कीवर्ड है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तो आपको खुद ही आइडिया लगता चला जाएगा। ठीक है, ये प्रथम शासक थे जिनके सिक्के के काल एवं राजा की निश्चित जानकारी मिलती थी। मिनांडर नागसेन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है बाद में। गंधार कला के विकास में हेलेनिस्टिक आर्ट का योगदान है। नाटक में पर्दा प्रचलन का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। शक आक्रमण के देख लिया जाए तो शक आक्रमण यूनानियों के बाद मध्य एशिया के शकों ने भारत पर आक्रमण किया था। उन्होंने यूनानियों से अधिक भाग पर आक्रमण नियंत्रण किया था। ये मध्य एशिया से भारत में चारगाहों की खोज में आए थे। शकों की 5 शाखाएं थी जिनमें सबसे प्रसिद्ध शाखा थी पश्चिमी शाखा। इसका जो प्रमुख था वो रुद्रदामन था। ये रुद्रदामन से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसको आप बिल्कुल टिक लगा लीजिए चाहे रट लीजिए कि रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो निर्माण कार्य कराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, जबकि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार यानी उसको पुनः बनाने का काम, ठीक है, किसने कराया था? तो रुद्रदामन ने कराया था। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डैश लगा लीजिए, नोट्स में इसको जरूर इंगित करिएगा। संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदामन द्वारा लिखा गया था जिसका नाम जूनागढ़ अभिलेख था। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ये मध्य प्रदेश तथा गुजरात के क्षेत्र में शासन करते थे। तब उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों से लड़ाई की तथा पराजित कर दिया था। इस उपलक्ष्य में इन्होंने 2 कार्य किए थे। एक काम किया था कि इसने अपना नाम विक्रमादित्य रखा था और एक कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम विक्रम संवत के नाम से जारी किया गया था। तो आप ये जानते हैं विक्रम संवत इसी कैलेंडर का ही एक वो है, कैलेंडर विक्रम संवत के नाम से आता है। अब पार्थियन या पहलव वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग फिर कुषाण वंश के बारे में यहाँ पे देख लेंगे। तो पहलव वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए जितने इंपॉर्टेंट थे उनको हम आपको बताते गए हैं। जब ये पूरी पीडीएफ आप निकाल करके प्रिंट करके इसको पढ़ेंगे तब आपके और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, इसका आप नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ के आप अच्छे से इसका नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से बना लीजिएगा। लेकिन मौर्य वंश और मौर्योत्तर काल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 100% मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं पार्थियन के बारे में। ये भारत में नॉर्थ और वेस्ट में ही प्रवेश किए थे। इनकी राजधानी वो कौन थी? तो तक्षशिला इसकी राजधानी थी। प्रमुख शासक के रूप में गोंडा फर्नीज के प्रमुख शासक के रूप में थे। पहलव मध्य एशिया में ईरान से आए थे। भारत का पहलव शासक माउस था। कौन था? माउस था। यानी कि पार्थियन जो जिसी को पहलव शासक कहा जाता है तो कौन था? तो माउस था। इसका उल्लेख खरोष्टी लिपि में मिलता है। भारत में पहलव साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रोडेट्स था। कौन था? मिथ्रोडेट्स था। गोंडो फर्नीस के शासन में एक अभिलेख था तख्तेवाही, पेशावर में ये प्राप्त हुआ था। तो कौन था? तख्तेवाही अभिलेख। इसके काल में सबसे प्रमुख घटना सेंट थॉमस नामक ईसाई द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रचलन करना था। इसके बाद में दक्षिण चला गया और यह तमिलनाडु में मार डाला गया था। इस प्रकार की ईसाई धर्म में भारत में पहली सदी में ही आया था। तो ईसाई धर्म का अगर प्रचलन की बात करी जाए तो वो कहाँ पे देखी जाती है? तो पहलव वंश में इसकी देखी जाती है। तो पहलव वंश से इसकी शुरुआत की जाती है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको डीप तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन अब डीप ही बनते हैं तो आपको उस लेवल का आरओ के लिए पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, कुछ चीज़ें आपको नई भी लग रही होंगी यहाँ पे। कुषाण वंश के बारे में। कुषाण वंश मध्य एशिया में पश्चिम चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 बीसी में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनु ने यूतियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने पर बाध्य कर दिया था। ये वंश 5 कबीलों में विभाजित था जिसमें प्रमुख जो कबीला था वो कुषाण कबीला था। ठीक है, कुषाण थे। संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे। तो तांबे के सिक्के किसने चलाए? तो कुडुल कडफिसेस ने चलाए। दूसरा संस्थापक विम कडफिसेस था। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो विम कडफिसेस ने चलवाए थे। सौर धर्म का ये उपासक भी था। शैव धर्म का उपासक कौन था? तो विम कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक था कनिष्क। आप सब कनिष्क के बारे में जानते होंगे, सुने होंगे कनिष्क का।
लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है कि तांबे के सिक्के किसने चलाए थे, तो कुजुल कटफिसेस ने चलाए थे। और विम कटफिसेस ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। ये किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, कुषाण वंश में। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि जो थी 78 ईस्वी में थी। भारत में शक संवत का ये सूचक माना जाता है। इसी से तो शक संवत चालू हुआ था। विक्रम संवत के बारे में ऊपर बताया। वर्तमान में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी मान्यता दी गई है। शक संवत की शुरुआत चैत्र माह से होती है। पहला चैत्र माह 21 से 22 मार्च में होता है। ठीक है। अंत जो आप अगर देखते होगे कि जो शक संवत का महीने जो होते हैं, तो अंतिम माह क्या होता है, फागुन होता है। ठीक है। और पहला माह क्या होता है, तो चैत होता है। कनिष्क ने अपनी जो राजधानी बनाई थी पेशावर यानी पुरुषपुर बनाई थी। दूसरी राजधानी मथुरा को बनाया था। दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा को बनाया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो कनिष्क ने। लेकिन ऊपर हमने आपको एक बात बताई कि सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो विम कटफिसेस ने चलाए थे। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे, तो विम कटफिसेस ने। तांबे के किसने चलाए थे, तो कुजुल कटफिसेस ने चलाए थे। लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो कनिष्क ने चलाए थे। किसने चलाए थे, कनिष्क ने चलाए थे। कनिष्क ने भारत में आकर के बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाया था। आप जब बौद्ध और जैन धर्म पढ़ रहे होंगे, हमने वीडियो बना रखा है, तो वहाँ पे जाकर के आप देख लीजिएगा, भारत का इतिहास प्लेलिस्ट में जाकर के प्राचीन भारत में, तो वहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बताया। तो वहाँ पे हीनयान, महायान, इन शाखाओं के बारे में हमने अच्छे से समझाया है। कनिष्क के दरबार में रहने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति, अश्वमेध, चरक, सुश्रुत, नागार्जुन, तो ये लोग थे जो कनिष्क के दरबार में थे। अश्वमेध ने बुद्ध चरित्र की रचना करी थी, जिसमें बुद्धों को रामायण कहा जाता है। चरक ने चरक संहिता की रचना करी थी, जिसे चिकित्सा का जनक कहा जाता है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की रचना करी, जिसे शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। नागार्जुन ने शून्यवाद का जनक कहा जाता है। इसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की यह पूरी कंप्लीट क्लास हो चुकी है। इसके आगे के जो टॉपिक है वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम आप जाकर के इसका ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पीडीएफ के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आरो के लिए बहुत बेहतर नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।